हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार राणा। एज वी आर रीडिंग मोशन एंड टाइम, तो हमने लास्ट लेक्चर दैट हमने देखा क्या, एक्सीलरेशन को देखा। व्हाट इज एक्सीलरेशन, देन आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन देखा हमने, दैट इज पॉजिटिव एक्सीलरेशन और नेगेटिव एक्सीलरेशन। और नेगेटिव एक्सीलरेशन को अपन क्या बोलते हैं, दैट रिटार्डेशन। ठीक है, तो उसके बाद हमने देखा था दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी, है ना। फोर्स ऑफ ग्रेविटी को भी हमने देख लिया था, दैट वी सेकेंड नेम ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज वेट। एंड वेट का मैंने एक्सप्रेशन भी दिया था, वेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसकी यूनिट भी मैंने बता रखा था, दैट न्यूटन होते हैं। टुडे दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है ना, क्या क्या फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं इसे। ठीक है ना, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो एक्ट करती है बॉडी पे। अभी मैंने लिखा था फोर्स ऑफ ग्रेविटी, देखो फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इसको मैंने लिखा था वेट, और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन mg लिखा था। तो ये g क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो फर्दर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना, ये g के बारे में इसके बाद की टॉपिक में है, व्हाट इज g और उसकी वैल्यू क्या होती है, ये सारी बातें होंगी। बट अभी मैं बता रहा हूँ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो वेट होता है, वेट किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, मास पे और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। ठीक है ना, तो फर्स्ट फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी को, वो क्या होता है, दैट इज पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट में दो बातें आती है। द फर्स्ट वन इज कि अर्थ के सरफेस से वो कितने ऊपर है, मींस एट एल्टीट्यूड और डेप्थ। ठीक है ना, अगर मैं बात करूं एट एल्टीट्यूड, ठीक है ना, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मतलब पोजीशन ऑब्जेक्ट का कहां रखा गया है। इट हैज बीन सीन, देखो फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ टुवर्ड्स इट्स सेंटर। तो इट हैज बीन सीन कि जो मैक्सिमम फोर्स होता है वो कहां पे है, दैट इज सरफेस ऑफ अर्थ पे। और वो सरफेस ऑफ अर्थ कहां पे है, एट मुंबई सी लेवल। ठीक है ना, मुंबई में सी लेवल जो है वहां पे मैक्सिमम जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करते हैं। मींस मैं लिख सकता हूं, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज मैक्सिमम। ठीक है ना, फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और वो कहां पे होगी, दैट इज सी लेवल एट मुंबई। क्लियर है ना, वो वहां पे क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अब देखो मैंने लिखा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये मैक्सिमम यहां पे हो गई। अब वेरिएशन की बात कर रहा हूं, मतलब इन्फ्लुएंस क्या क्या कैसे कर रहे, तो फर्स्ट वन विथ एल्टीट्यूड। ठीक है ना, एज वी गो अप और एज वी गो हाई, मीन्स एज वी गो टू द सम एल्टीट्यूड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी विल डिक्रीज। ठीक है ना, जैसे जैसे आप अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते जाओगे, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होंगे, डिक्रीज करते जाएंगे। ठीक है ना, एज वी गो अप फ्रॉम द surface of earth, force of gravity will decrease। ठीक है, तो सर मीन्स विथ एल्टीट्यूड विथ हाइट क्या होंगे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होगी, डिक्रीज करते जाएगी। क्लियर है मेरी बात। सेकेंड इसमें ही दैट इज पोजीशन मैंने लिखा विथ डेप्थ। व्हाट इट मीन, जैसे आप सरफेस मतलब अर्थ के सरफेस से नीचे की तरफ जाओगे, मतलब जो गड्ढे खोद करके नीचे जाते हैं ना, वो गड्ढे खोद के नीचे जाते जाओगे अर्थ के सरफेस के। सपोज मान लो ये अर्थ है, ठीक है, ये क्या अपना अर्थ है, तो मैक्सिमम होंगे सरफेस पे। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे एल्टीट्यूड हाइट में, तो जी की वैल्यू क्या होगी, मींस दैट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होंगे, वो डिक्रीज होंगे। बट अर्थ के सरफेस से भी नीचे डेप्थ में आओगे तो भी अर्थ की फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। क्लियर है ना, विथ डेप्थ। तो एज वी मूव और एज वी
गो इन डेप्थ फ्रॉम द surface of earth, force of gravity will decrease। ठीक है ना, फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। क्लियर है मेरी बात, है ना। चलो ये हो गई। मीन्स पोजीशन का मतलब समझ गए। पोजीशन का मतलब बेसिकली क्या है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है ना, उसके ऊपर फोर्स लगेगा। अर्थ क्या करता है, हर ऑब्जेक्ट को क्या करता है, सारे ऑब्जेक्ट को अपनी सेंटर की तरफ वो अट्रैक्ट करता है, खींचता है, पुल करता है। तो जो मैक्सिमम पुल होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, सरफेस ऑफ अर्थ पे, और वो सी लेवल पे होते हैं एट मुंबई। ठीक है ना। अब जो जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को ऊपर लेकर के जाओगे, मतलब क्या है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को सपोज अर्थ के सरफेस पे रखा, जितना फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगा, वेट हुआ, अगर उसी ऑब्जेक्ट को टॉप ऑफ हिमालय ले जाया जाए, ठीक है ना, हिमालय के टॉप के ऊपर ले जाया जाए, तो उसकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम हो जाएगी, वेट कम हो जाएगी। क्लियर है। उसी तरीके से डिप डिगिंग, गड्ढे खोद करके अगर अंदर ले जाया जाए ऑब्जेक्ट को, तो भी उसके क्या होंगे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम होते जाएंगे। क्लियर है। दिस इज द फर्स्ट फैक्टर। सेकेंड फैक्टर लिख लिया इसे, सेकेंड फैक्टर में लिख रहा हूं। देखो सेकेंड फैक्टर क्या है, ऑन द शेप ऑफ अर्थ। ठीक है, अर्थ के शेप के ऊपर भी ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी डिपेंड करता है। तो एज वी नो, अर्थ इज नॉट कंप्लीटली स्फेरिकल, इट इज फ्लैटेंड एट द टॉप। मतलब क्या है, अर्थ इज नॉट completely spherical, it is flattened at top, means top and bottom। ठीक है, means at north pole and south pole। you know, अर्थ कंप्लीटली स्फेरिकल नहीं होते हैं, वो थोड़ा सा इस तरीके के फ्लैटेंड शेप के होते हैं। तो ये अपना क्या होता है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल होता है, और ये अपना ज्योग्राफिकल साउथ पोल होता है, यही होता है। और ये जो होते हैं ये इक्वेटर होते हैं। अगर मैं सेंटर ऑफ अर्थ की बात करूं, ठीक है ना, तो ये यहां से सेंटर से लेके पोल का डिस्टेंस को मैंने बोला रेडियस ऑफ पोल, और ये डिस्टेंस को मैंने बोला रेडियस ऑफ इक्वेटर। तो आप देख सकते हो रेडियस ऑफ इक्वेटर इज मोर देन रेडियस ऑफ पोल। ठीक है ना, पोल के रेडियस क्या है, छोटे हैं, और इक्वेटर का रेडियस ज्यादा है। तो दैट्स वाई आप फर्दर आगे हायर स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, जी का एक्सप्रेशन होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अगर वेट की बात करूं तो दिस इज mg, और ये कंप्लीट होता है m इंटू जी एम मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ। तो देखो यहाँ पे रेडियस, ये फैक्टर क्या है, ये कम है, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा होगा। मीन्स अभी आगे बात करूंगा मैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, बट आपको बस ये याद रखना है कि पोल पे क्या होते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू, या पोल पे आप बोल सकते हो बेसिकली क्या है, दैट फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज्यादा होते हैं और इक्वेटर पे कम होते। क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस फ्लैटन होने की वजह से इक्वेटर का जो डिस्टेंस है, रेडियस ऑफ दैट इक्वेटर इज मोर देन द रेडियस ऑफ द पोल। ठीक है, चलो, तो दिस इज द सेकेंड फैक्टर दैट इज ऑन द शेप ऑफ द अर्थ। ठीक है, एक जो थर्ड आता है, जो हायर स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, अभी आप नहीं पढ़ोगे, वो क्या होता है, दैट इज बेसिकली ऑन द रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, अर्थ रोटेट करता है ना, इस पे भी क्या होता है, ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी वेरी करता है। क्लियर है ना। चलो, वो हायर स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, लिख लिया इसे। नाउ
एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है ना। तो बेसिकली द फर्स्ट एप्लीकेशन इज सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम, तो देखो सिंपल पेंडुलम बेसिकली आपने देख रखा होगा, ठीक है। एक फिक्स सपोर्ट से स्ट्रिंग में बंधे एक बॉब की मास होती है, ठीक है। ये अभी इस पोजीशन में, दिस पोजीशन इज कॉल्ड मीन पोजीशन, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको प्रैक्टिकली थोड़ा सा दिखाऊं, ठीक है, तो देखो ये देख रहे हो स्ट्रिंग है ना, अपना स्ट्रिंग में ये एक मास मैंने लटका रखा, ये इसकी मीन पोजीशन अभी है ना। ये अभी क्या कर रहा, अर्थ इसे अपनी तरफ खींच रहा टुवर्ड्स इट्स सेंटर, तो इसकी पोजीशन यहाँ पे। बट मैंने जैसे इसको डिस्प्लेस किया, देखो ये क्या करेगा, कुछ इस तरीके से वाइब्रेट करेगा, कुछ इस तरीके से ऑसिलेट करेगा, और थोड़े टाइम के बाद देखो ये अपनी पोजीशन पे रुकना चाहेगा, मेन पोजीशन पे, ठीक है ना। तो ये जो फाइनली यहाँ पे रुकेगा, किसके वजह से रुक रहा है, बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से वो क्यों, क्योंकि वो क्या कर रहा है, अर्थ के सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है। क्लियर है ना मेरी बात, ठीक है। तो देखो मेन पोजीशन मैंने इसको डिस्टर्ब करा, तो ये कहां पे गया, एक्सट्रीम पोजीशन पे। फिर वापिस ये कहां पे आया, फिर वापिस इस तरीके से आया और ऐसा किया, फिर ये भी एक्सट्रीम पोजीशन होगा, ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन, और यही क्या सिंपल पेंडुलम है, जो बेसिकली किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, दैट इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्लियर है ना, मतलब क्या कर रहा है, इसे अर्थ अपनी सेंटर की तरफ इसे खींच रहा। देखो अगर मैं अर्थ बना दूं तो कुछ इस तरीके से बनेगा, और वो सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा। क्लियर है ना, ये दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ। क्लियर है। सेकेंड फैक्टर की मैं बात करता हूं, सेकेंड सिंपल पेंडुलम हो गया फर्स्ट। सेकेंड इज दैट इज प्लम लाइन, आपने सुना होगा। सेकेंड वन इज प्लम लाइन। ये प्लम लाइन क्या है, देखो आपने सुना होगा मैसन, ठीक है। मैसन्स जो होते हैं, मतलब जो मिस्त्री बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना, जो घर वगैरह बनाते हैं, वो क्या करते हैं, ईंटे को लगाते हैं। ईंटे को लगाने के बाद वो क्या करते हैं, आपने अगर नोटिस करा होगा कि एक लेयर, एक अगर हॉरिजॉन्टल लेयर अगर उन्होंने ईंटे को लगा रखा, ठीक है, तो उस ईंटे को लगाने के बाद आप देखना एक आयरन की ब्लॉक होती है, ठीक है, और वो थ्रेड में बंधे होते हैं, और उस थ्रेड से बंधे हुए ब्लॉक को क्या करता है, वो इस तरीके से वहां पे रख के, सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरीके से लगाऊं, ब्रिक लगाऊं, ठीक है, ढेर सारा मैंने ब्रिक लगाया। अब इसके ऊपर मान लो सपोज मैंने इस तरीके से एक और ब्रिक रख दिया। ये ब्रिक लेफ्ट आया राइट आया, ये कैसे पता लगेगा, ये पता लगेगा बेसिकली वो क्या करते हैं, मैसन्स प्लम लाइन को यूज करते हैं। ये प्लम लाइन है, ये क्या करेंगे, इस तरीके से रखेंगे टॉप पे और देखेंगे वो सही गया है या नहीं। वर्टिकली मींस फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आ रहा, वो थ्रेड की पोजीशन से पता लगाएंगे वो ईंटे सही सेट हुए हैं या नहीं हुए, उसके अकॉर्डिंग उसकी पोजीशन वो क्या करेंगे, फिर से चेंज करेंगे अगर सही नहीं हुआ तो। क्लियर है ना। तो बेसिकली मैसन्स जो करते हैं वो क्या करते हैं, वो हॉरिजॉन्टली जो उन्होंने सेट करा है ब्रिक्स को, वो सही सेट हुआ है या नहीं है, हॉरिजॉन्टल। क्लियर है ना, एक लाइन पे लाइन लगाते हैं ना, इस तरीके से ईंटे को देखे होगा आपने, ठीक है। ये अगर सपोज ये ब्रिक है तो इसके ऊपर रखते, तो ये दोनों परफेक्टली वर्टिकल है या नहीं है,
ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि इनका एक्सिस और इनका एक्सिस अलग हो गया, कुछ इस तरीके से मिसमैच हो गया, तो उस मिसमैच को नहीं होने देने के लिए क्या करते हैं, ये प्लम लाइन का यूज करते हैं। और प्लम लाइन का अगेन प्रिंसिपल होता है दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्लियर है। तो देखो मैं इसके लिए लिखता हूं, ठीक है, इसके लिए लिख देता हूं, मैसन्स यूज द plumb line to ensure that the wall they are building are vertical। ठीक है, मतलब वो इंश्योर ये करते हैं कि जो उन्होंने बिल्डिंग, मतलब जो उन्होंने यहाँ पे वॉल बनाया है वो वर्टिकल कंप्लीट है या नहीं है, और वो किसके प्रिंसिपल से काम होते हैं, दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी के। क्लियर है। तो दो हमारे पास एप्लीकेशन हो गया फोर्स ऑफ ग्रेविटी का। नाउ आफ्टर दैट देयर इज अ न्यू टॉपिक दैट इज, हटा दूं दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। acceleration due to gravity which is represented by small letter g। तो देखो acceleration due to gravity क्या होता है, सपोज ये मार्कर, ठीक है, अभी मैंने पकड़ रखा, इसकी वेलोसिटी अभी है क्या, कुछ नहीं है, तो जैसे मैं छोड़ूं, देखो नीचे आ गया, तो मैंने जब छोड़ा तो उसकी स्टार्टिंग की वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, लेकिन थोड़े टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी नीचे इंक्रीज करते जाएगी, और जब वॉल पे हीट करेगा, मींस जब वो फ्लोर पे हीट करेगा तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी। तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था किसी बॉडी की, अगर कोई बॉडी इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रहा और उसकी फाइनल वेलोसिटी v है और v ग्रेटर देन u, मतलब इसके ऊपर क्या लग रहा, कोई फोर्स लग रहा इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन दैट वी कॉल पॉजिटिव एक्सीलरेशन। ठीक है ना, तो इसके ऊपर फोर्स लग रहा, मतलब ये क्या कर रहा, बॉडी एक्सीलरेट कर रहा। क्लियर है ना, फोर्स लगा, बॉडी एक्सीलरेट किया, इस वजह से बॉडी की वेलोसिटी बढ़ी। मतलब सेम केस यहां पे हो रहा होगा मार्कर के साथ, अर्थ ने उसे खींचा, फोर्स लगाया, फोर्स लगाते ही इसके पास क्या आ गया, एक्सीलरेशन आ गया, एंड दैट एक्सीलरेशन इज कॉल्ड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसलिए क्योंकि वो एक्सीलरेशन किसके वजह से आया, अर्थ के फोर्स के वजह से आया, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के वजह से आया। क्लियर है ना। तो देखो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, ये बेसिकली मैंने हॉरिजॉन्टली बताया, अगर इसकी वर्टिकली बात की जाए तो ये मार्कर को मैंने जैसे ही ड्रॉप करा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई, बट कुछ टाइम के बाद ये यहाँ पे आया तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कुछ हो गई v। तो यहाँ से यहाँ तक आने में जितना टाइम लगाया उस टाइम में उसकी वेलोसिटी इंक्रीज की, मतलब इधर कोई फोर्स लग रहा, और वो फोर्स कौन सा, वेट, दैट इज mg, है ना, और वो कौन लगा रहा है, ये अपना अर्थ लगा रहा। क्लियर है ना, है ना, तभी तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज की, और यही है मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g ही एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना। चलो देखते हैं अब इसकी डेफिनेशन को। The acceleration of freely falling body caused by the force of gravity, है ना, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से जो एक्सीलरेशन हो रहा बॉडी में, दैट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, जब आपने फ्रीली फॉल करा, जैसे ही फ्रीली फॉल हुआ, ठीक है ना, तो उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट किया, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करने से होगा क्या, उसकी एक्सीलरेशन होगी, जो अभी मैंने एक्सप्लेन करा था, दैट एक्सीलरेशन इज कॉल्ड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर है ना। तो देखो इस एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को रिप्रेजेंट करा जाता है
स्मॉल जी, और ये एक्सेलरेशन है, मैंने बताया था एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, तो इट्स SI यूनिट, ठीक है लिखता हूं, इट्स SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, कहां पे मैक्सिमम होगी, ठीक है, एट द सरफेस ऑफ अर्थ, एट सी लेवल, एट मुंबई, ठीक है, सी लेवल पे, और उसकी जो वैल्यू होती सरफेस ऑफ अर्थ पे होती, जी की वैल्यू होती 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट आप लोग अभी यूज करते हो दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है ना? समटाइम न्यूमेरिकल को और भी सॉल्व इजी वे में सॉल्व करने के लिए 10 भी ले लेते, क्योंकि ये नियरली 10 के बराबर है। क्लियर है ना? तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो स्मॉल जी से रिप्रेजेंट किया जाता। तो अभी मैंने आपको एक्सप्रेशन दिया था फोर्स ऑफ ग्रेविटी में, फोर्स ऑफ ग्रेविटी में वेट इज इक्वल टू mg मैंने लिखा था, तो ये मास, ठीक है, जो मैंने अभी फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग वगैरह का बातें करा था ना, वो हो क्या रहा था, वेट और फोर्स ऑफ ग्रेविटी, मास और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, उसके पीछे का रीजन समझो, है ना, इस पे डिपेंड करता। तो मास, अपनी बॉडी की मास कभी भी चेंज नहीं होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी वेट और फोर्स ऑफ ग्रेविटी अर्थ के सरफेस पे कुछ होगा, माउंटेन रेंजेस पे कम हो जाएगा, ठीक है ना, माउंटेन रेंजेस मतलब टॉप ऑफ द माउंटेन पे, हिमालय पे कम हो जाएगा, तो मेरी मास कम नहीं होगी, मतलब ये मास चेंज नहीं होगा, चेंज क्या होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसके चेंज होते ही वेट और फोर्स ऑफ ग्रेविटी चेंज आ जाएगा। क्लियर है? इसीलिए वो इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा था, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर है? देखो अब एक न्यूमेरिकल इस पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, अ बॉल इज बीइंग ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप ऑफ टावर, find its velocity after 10 seconds, ठीक है ना। किसी टॉप के टावर के ऊपर से एक बॉल को ड्रॉप किया गया, फेंका नहीं गया, ड्रॉप किया गया, जैसे ही ड्रॉप किया गया मतलब सॉल्व करो, देखो उसके बाद फिर मैं करता हूं, ट्राई करो सॉल्यूशन, देखो ट्राई कर लिया होगा। तो ड्रॉप किया गया मतलब इनिशियली वो बॉल को जब छोड़ा गया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। अब वो 10 सेकेंड तक, टाइम कितना लगा, 10 सेकेंड, 10 सेकेंड लगने के बाद वो जहां पे भी पहुंचा होगा उस जगह के पास की वेलोसिटी को मेरे को बताना है, ठीक है। जहां पे भी अगर मैं इस मार्कर को गिराऊं, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, 10 सेकेंड के बाद आफ्टर 10 सेकेंड उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कि कहां पहुंचेगा ये मेरे को नहीं बताना, उसकी पोजीशन नहीं बतानी, उसकी वेलोसिटी बतानी है। तो देखो मैंने एक्सीलरेशन का एक्सप्रेशन दिया था दैट इज v माइनस यू अपॉन टी, बट यहां पे एक्सीलरेशन जो यूज होंगे वो कौन सी एक्सीलरेशन होगी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। मैंने बोला अर्थ जो खींच रहा उसके वजह से, फोर्स के वजह से जो एक्सीलरेशन होता है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय g, v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। मीन्स मैंने ए के जगह पे क्या पुट कर दिया, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहां से देखो इसको लिखा जा सकता है जी टी इज इक्वल टू वी माइनस यू को इधर ले आओ, दैट इज क्या हो जाएगा, जी टी प्लस यू इज इक्वल टू वी। मैं इस एक्सप्रेशन को लिख सकता हूँ वी इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। अब देखो पुट कर दो, वी मेरे को निकालना फाइनल वेलोसिटी, u कितना है, इनिशियली 0 मीटर पर सेकेंड से वो आ रहा गिर रहा ना, ड्रॉप किया गया, प्लस g की वैल्यू कितनी होती है 9.8 मैंने बोला था, इनटू टाइम कितना होगा 10, तो ये कितना हो गया 98 मीटर पर सेकेंड, मतलब वो किस वेलोसिटी से गिरेगा, 98 मीटर पर सेकेंड से गिरेगा। क्लियर है मेरी बात, है ना, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उससे रिलेटेड मैंने न्यूमेरिकल भी एक सॉल्व करवा दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। थैंक यू।